नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखा जाए कुछ ही दिनों में पेट का एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस रैपिड सीरीज को बनाया जा रहा है। आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, उसी उद्देश्य के साथ आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट को लाया गया है। तो कृपया प्रैक्टिस सेट को पूरा करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपके पास ऑप्शन है स्टैनफोर्ड क्रिस्प, एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या हेरोल्ड विल्सन। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 में। यह 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिस्प था, एलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड विल्सन जो है यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, आपको याद रखना है स्टैनफोर्ड क्रिस्प, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर जो थे आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ, 13 मार्च 1930, 14 मार्च 1930 या 15 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से की गई और इसका अंत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर किया गया। यदि देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी आपकी साबरमती आश्रम से की गई थी और इसका अंत दांडी में किया गया था। यदि देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया गया था और इसका अंत 6 मार्च 1930 में दांडी में किया गया, नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, तो यदि देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है, आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, अली बंधु ने किया था, गांधी जी ने किया था या नेहरू ने किया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह अली बंधु कौन थे आपको याद रखना है, तो एक थे आपके शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। एक थे शौकत अली और था एक आपका मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागने का क्या कारण था? तो यहाँ पे का होगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाइटहुड की उपाधि त्यागने का क्या कारण था? तो ऑप्शन हैं आपके, खिलाफत आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्यागा, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, या असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्यागा। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है, क्या होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी इसको त्याग दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था आपका, और खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना की थी या नेतृत्व किया था वो अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रशासनिक सुधार हेतु साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके ऑप्शन है 1927 में आया, 1928 में आया, 1920 में आया या 1922 में आया। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है, क्या होगा बताइए। यदि देखा जाए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था यह 1927 में हुआ था और यह 1928 में भारत आया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत आने का जो समय था 1928 था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1927 में लंदन में हुआ था और यह भारत आया था 1928 में। ठीक है, यदि 1920 की बात की जाए तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 की बात की जाए तो यहाँ पे चोरी चौरा कांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट संबंधित है
तो आपके ऑप्शन है दलित वर्ग से संबंधित है, कृषक वर्ग से संबंधित है, मजदूर वर्ग से संबंधित है या बैंक सुधार से संबंधित है। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो कि संबंधित था आपका दलित वर्ग से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है या वर्धा जेल, या वर्धा जेल पुणे में। और आपसे पूछ लिया जाए किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा है, यमुना है, माही है या गोदावरी है। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकली है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि देखा जाए यमुना को, यह गंगा की सहायक नदी है। और यदि बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, डेल्टा, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और माही नदी को देखा जाए तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती है वो नदी नर्मदा ताप्ती हो जाएंगी। यमुना गंगा की सहायक नदी हो जाएगी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो होगी वह आपकी गोदावरी हो जाएगी। यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटा महासागर है। आपके पास ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर या आर्कटिक सागर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक सागर विश्व का सबसे छोटा सागर है। यदि सबसे बड़े सागर की बात की जाए विश्व के, तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो राइट, इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है कृषि विकास था इसका मुख्य उद्देश्य, औद्योगिक विकास था इसका मुख्य उद्देश्य, बैंकों का विकास था या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय का जो मेन उद्देश्य था, मेन टारगेट था, वो कृषि का विकास था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चेलैया समिति संबंधित है। आपके ऑप्शन है गरीबी से संबंधित है, कर से संबंधित है, बैंक से संबंधित है या इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चेलैया समिति जो है कर से संबंधित है। यदि गरीबी से देखा जाए तो तेंदुलकर समिति जो है गरीबी से संबंधित है। और बैंकिंग सुधार से, ठीक है, बैंकिंग सुधार से यदि देखा जाए तो नरसिम्हन समिति संबंधित है, नरसिम्हन समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वाटर फ्रॉम टैप योजना लागू करने वाला राज्य है। तो यहाँ पे होगा ये, इस योजना का नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी पूरी उड़ीसा से हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा के भी कौन से शहर से, पुरी शहर से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाया जाता है। आपके ऑप्शन है एथिलीन, बेंजीन, ब्यूटेन या मीथेन। यदि एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपका ऑप्शन ब्यूटेन है ऑप्शन में, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। यदि देखा जाए
एलपीजी में एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और आपका ऑप्शन में ब्यूटेन दिया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। एथेन का यदि रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो C2H6 होता है और प्रोपेन का पूछ लिया जाए तो ये होता है आपका C3H8 और ब्यूटेन जो होता है आपका C4H10 होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, चित्तरंजन दास को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या जयप्रकाश नारायण को। तो यदि देखा जाए जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लोक नायक इन्हें बोला जाता था या इनकी उपाधि जो थी वो लोक नायक थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता? सीमांत गांधी बोला जाता था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। यदि यहीं पे चित्तरंजन दास की बात की जाए तो इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु की उपाधि जो दी गई थी वो चित्तरंजन दास को दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी की जो उपाधि थी खान अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था, चित्तरंजन दास को देशबंधु और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान निर्माता समिति में कितनी महिलाएं थी? आपके ऑप्शन है 17 थी, 15 थी, 11 थी या 10 थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माता समिति में 15 महिलाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9। यदि देखा जाए भाग 9 में, तो भाग 9 में पंचायती राज या पंचायत की व्याख्या की गई है और भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है भाग 4 में। और यदि देखा जाए भाग 3 में, तो 3 में जो आपके हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों की जो बात की गई है वह आपके भाग 3 में की गई है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की व्यवस्था है या लोकसभा में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है, इस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कितना आरक्षण है लोकसभा में महिलाओं को। 10% है, 5% है या 0% है या 15% है। तो यदि बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में महिलाओं को जो आरक्षण है वह 0% है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में कौन सा लोकसभा का गठन हुआ है? आपके ऑप्शन है 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, 19वीं लोकसभा का गठन हुआ है या 20वीं लोकसभा का गठन हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो आपके ऑप्शन है शिवरमन समिति की सिफारिश पर, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, चेलैया समिति की सिफारिश पर या इनमें से किसी की सिफारिश पर नहीं किया गया था इसकी स्थापना। यदि देखा जाए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी और यह शिवरमन समिति के संतुति पर की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यदि यहीं पर नरसिम्हन समिति की बात की जाए तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित थे और चेलैया समिति जो थी यह कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, यदि कर सुधार का पितामह बोला जाए तो इन्हीं चेलैया जी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है?
आपके ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या भारत में है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। यहीं पर बात की जाए न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। और वाशिंगटन डीसी में देखा जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है या 1 मई को मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बी भी दोनों हो गए क्या? तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन बी भी हो गए, तो इसको ए कर लीजिए, ठीक है, ए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पे बात की जाए 1 दिसंबर की, तो इसे एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, तब आपको फ़ायदा होगा और आप पेपर देने जिस दिन जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो आपको बेनिफिट ही करेगा, कुछ नुकसान करके नहीं जाएगा आपको पढ़ेंगे इस क्लास को। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।